नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी मंच के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पॉलिटी के जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना। इस वीडियो से आपकी एक क्विक रिवीजन होगी जो कि आपको आने वाले आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं पहले टॉपिक के बारे में। जैसे आप सभी ने देखा होगा, आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म चले हैं जैसे प्राइम, जी5, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस। अब ये सभी प्लेटफॉर्म्स पे ना बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे सिगरेट स्मोकिंग के सीन्स दिखाए जाते हैं। अब यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री कहते हैं कि भाई इससे कहीं ना कहीं जो सिगरेट स्मोकिंग है वो बढ़ सकती है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे जो आप वीडियो स्ट्रीम कर रहे हैं अगर उसमें कोई स्मोकिंग का सीन आता है तो वहाँ पर एज पर सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट 2004 के अधीन जो आपके लॉ गिवन है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में आपको ब्लैक कलर के फॉन्ट में वाइट बैकग्राउंड के अंदर एक वार्निंग देनी होगी कि स्मोकिंग किल्स। इस मैसेज को रीडेबल फॉर्म में आपको दिखाना होगा वहाँ पे। मतलब एज पर स्क्रीन आप उसे छोटा नहीं करेंगे, मतलब इतनी तो उसका फॉन्ट का लेवल रखना होगा कि लोग उसे पढ़ सकें। अब अगर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म इससे कंप्लाई नहीं करता है तो यहाँ पर एक नोटिस इशू किया जाएगा, जिसके बाद उसे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिए। अगर फिर भी कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म इस चीज़ को नहीं मानता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब यहाँ पर किन कंटेंट्स के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पर जो भी आपके ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट होंगे, यानी कि ऐसे कंटेंट जो ऑडियो विजुअल कंटेंट, या आप ये कह सकते हैं कि कुछ इस तरह के कंटेंट जो ऑन डिमांड आपके इशू किए जाते हैं या सब्सक्रिप्शन बेसिस पे आपको इशू किए जाते हैं, उन सभी पे ये एप्लीकेबल रहेंगे। साथ के साथ जो आपके न्यूज़ या करंट अफेयर के चैनल्स होंगे उनके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं रहेगी। तो यहाँ आपको समझना होगा कि आने वाले समय में जब आप कोई नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे होंगे, अगर वहाँ पर किसी भी सीन में अल्कोहल या सिगरेट्स का कंजम्पशन दिखाया जाएगा तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली इनको वार्निंग दिखानी ज़रूरी होगी, कंपल्सरी रहेगी, मैंडेटरी रहेगी। अभी कैबिनेट ने आपके CITIIS प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। अब ये है क्या, इसको आप इस तरह से समझिए, सिटी इन्वेस्टमेंट फॉर इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। ये 2.0 वर्जन है इसका, मतलब 2.0 वर्जन। यहाँ पर हम क्या फोकस कर रहे हैं, देखिए आप सभी ने स्मार्ट सिटी के बारे में सुना होगा, जहाँ पर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो सिटीज़ हैं उनको मॉडिफाई कर सकें। मतलब एक ऐसी इंटीग्रेटेड फॉर्म में उसे डेवलप करें कि जहाँ पर आप, जैसे आपको वाटर को मैनेज करना हो, वाटर सप्लाई को, यानी आपको इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करना हो, ट्रैफिक को मैनेज करना हो, आप इनको एक छत के नीचे मैनेज कर सकें। दैट इज नोन एज इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स आपके। तो यहाँ पर ऐसी सिटीज़ के अंदर ही हम फोकस कर रहे हैं अब सर्कुलर इकोनॉमीज़ को प्रमोट करने की। अब यहाँ पर ये पूरे भारत में हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ना ही उन 100 स्मार्ट सिटीज़ में। यहाँ पर कंपटीशन बेस हम 18 सिटीज़ को चूज़ करेंगे। हो सकता है ये एक स्टेट की भी हो, अब हो सकता है कि अलग अलग स्टेट्स में भी हो, मतलब एक स्टेट में मोर देन वन सिटी भी हो सकती है अगर वो कंपटीशन में अच्छे लेवल पे आती है। तो इसे 4 साल के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसमें 3 लेवल रहेंगे। जैसे सेंट्रल लेवल पे हम कोशिश करेंगे कि कैसे इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन कर सकें और नॉलेज को बांट सकें अलग अलग स्टेट्स और स्टेक होल्डर्स के साथ। साथ ही साथ स्टेट लेवल पे हमारी कोशिश ये रहेगी कि कैसे हम इस चीज़ को, जैसे आपकी सिटीज़ हैं, इन्हें क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स के तरफ लेके जा सकें, ताकि जो अर्बन हीट आइलैंड की प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आसपास के सराउंडिंग से आपके जो अर्बन सिटीज़ हैं इनका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, हम उसको कैसे केटर कर सकें, इसके ऊपर हमारा फोकस होगा। और सिटीज़ लेवल पे हमारा फोकस रहेगा कि कैसे हम इंटीग्रेटेड मैनर में वेस्ट को मैनेज कर सकें। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि वेस्ट से वेल्थ जनरेट कर सकें। अब यहाँ पर इसमें हमारे सहभागी कौन रहेंगे, तो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, KfW, यूरोपियन यूनियन, और भारत की तरफ से रहेगी आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर। यहाँ पर जो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है ये कुछ पैसे आपके प्रोवाइड करेगी और यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पर पैसे प्रोवाइड करेगी। यानी इसके 2 कंपोनेंट है, वन इज़ फाइनेंशियल कंपोनेंट एंड अदर इज़ टेक्निकल सपोर्ट। तो ये आपस में मिलके कुछ इस तरह से नई स्मार्ट सिटीज़ में सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहते हैं। अब सर्कुलर इकोनॉमी एक नई टर्म हो सकती है आप सभी के लिए, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, आपके घरों में भी इसे करते हैं। जैसे आपके घर में मान लो आपने एक टी शर्ट लेके आए, अब ये जो टी शर्ट है कुछ टाइम बाद ये मान लीजिए पुरानी होगी, तो घर में इसको डस्टिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए थोड़ी और पुरानी होगी तो कार साफ़ करने के लिए यूज़ हो सकती है, और फिर अंत में इसे डस्टबिन में फेंक दिया जाता है।
तो यहाँ पर ये एक तरह की सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करता है। जैसे मान लीजिए आपने एक गाड़ी ली, अब गाड़ी की जो लाइफ है वो ख़त्म हुई, मान लो 15-20 साल के बाद, उस गाड़ी को पिघला कर इसे वापस से आयरन एंड स्टील में कन्वर्ट करना, ये भी आपका सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट है, जहाँ पर आप कोशिश करते हैं कि जो आपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है एक बार, उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें ताकि न्यू रिसोर्सेज के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो सके। मतलब इससे आप कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर और ज़्यादा कार्बन एमिशन को रोकते हैं। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि इसका मकसद ये है कि हम सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर सकें स्टेट, सिटी और नेशनल लेवल पे। अभी रिसेंटली लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई है, तो सबसे पहले हम लॉ कमीशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ना तो ये आपकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही ये आपकी कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में गिवन है, ना ही आपके किसी रूल या किसी एक्ट के तहत ये बनी है। ये एक तरह की आपकी गवर्नमेंट ऑर्डर से बनी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, जैसे कि आपकी नीति आयोग, जो कि वर्क करती है लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर, किस तरह से आपके कानून में बदलाव लाया जा सके और उन्हें आपके मॉडर्न इरा के अकॉर्डिंगली सूटेबल बनाया जा सके। ये एक तरह की आपकी एडवाइजरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस को रिपोर्ट करती है। अब यहाँ आपको इसके बारे में 2-3 चीज़ें और भी याद रखनी है। जैसे पहला लॉ कमीशन आपका कब बना था, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना जरा। अब आप में से जिनको नहीं पता है, मैं उनको बता देता हूँ कि पहला लॉ कमीशन आपका 1834 में बना था, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकॉले। ये बना था आपका चार्टर एक्ट 1833 के अंडर। इसके बाद भी आपके बहुत से लॉ कमीशन बने थे, जैसे 1853 में, 1861 में और 1871 में, और इन्होंने वर्क किया था भारतीय कानून को डेवलप करने में, जैसे इंडियन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, न जाने ऐसे कितने ही एक्ट इन्होंने डिज़ाइन किए हैं। अगर बात की जाए आज़ाद भारत की, तो आज़ाद भारत में पहले आपके लॉ कमिश्नर बने थे 1955 में, जो कि उस समय के अटॉर्नी जनरल थे, जिनका नाम था मिस्टर MC स्टैलवैट। अभी हाल फिलहाल में 2020 में भारतीय सरकार ने 22वें लॉ कमीशन को अपॉइंट किया था फॉर 3 ईयर्स। अब यहाँ पर एक बार सेडिशन लॉ के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, सेडिशन लॉ हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। आज़ादी से पहले भी इसका दुरुपयोग होता था और आज़ादी के बाद भी कई बार ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि गवर्नमेंट इसका दुरुपयोग करती है। अगर सेडिशन लॉ की बात की जाए तो IPC के सेक्शन 124 क्लॉज A के अंडर इसे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए जो आपके सेडिशन लॉ से जुड़े हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक। अब अगर सेडिशन को डिफाइन करना हो तो इसके लिए आप ये याद रखना, मान लीजिए एक पर्सन है राजू। इस राजू ने या तो कोई स्पीच दी हो या कुछ लिखा हो या कुछ वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल किए हो, साइन या कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसी दी हो जिसके कारण वो लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और यहाँ पर जो आपकी रूल द्वारा एस्टैब्लिश गवर्नमेंट है उसको उखाड़ फेंकने की कोशिश की जा रही हो, या किसी तरह की डिसलॉयल्टी या एनिमिटी बढ़ाने की कोशिश की हो भारत के अंदर, ये सभी आपके सेडिशन लॉ के अंडर आते हैं। ये आपका एक तरह का नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जिसके बाद पर्सन को गवर्नमेंट जॉब तक नहीं मिलती है। अब इसके पक्ष में आपको 3 चीजें याद रखनी है कि भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए सेडिशन लॉ का होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज लोग कुछ भी बोल के भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे जो आर्टिकल 19 है, जो हमें बहुत सारी फ्रीडम्स देता है, इसके अंदर क्लॉज 2 के अंदर हमारे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं स्पीच के ऊपर, तो उसको भी ये कहीं ना कहीं सूट करता है। और भारत के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए भी सेडिशन लॉ का होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, इस लॉ कमीशन की आपकी रिकमेंडेशन को समझने से पहले आप 1962 के केदारनाथ सिंह वर्सेस बिहार की गवर्नमेंट का एक केस याद रखें। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कही थी कि जब तक किसी के भड़काऊ भाषण से आपकी भीड़ हिंसा पे ना उतर जाए, तब तक इसे सेडिशन के अंडर नहीं काउंट किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने से कोई सेडिशन लॉ के अंडर नहीं आता है। अब यहां पर इस सेडिशन की डेफिनेशन को लॉ कमीशन ने चेंज करने की कोशिश की है। यहां पर यह कहा जाता है कि भी अगर कोई कोशिश भी करता है जिससे वायलेंस या पब्लिक डिसऑर्डर फैलता है, तो इसके लिए एक्चुअल वायलेंस होने की जरूरत नहीं है। यह भी एक सेडिशन की कैटेगरी में ही आता है। इसके अलावा यहां पर रिकमेंडेशन दी गई है कि जेल टर्म को इंक्रीज कर दिया जाए 7 साल से लेकर लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट तक। और इसके अलावा FIR के दौरान एक सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया है कि इंस्पेक्टर रैंक का ही पर्सन इस तरह की FIR को रजिस्टर कर सकता है। देखिए, आपको मैं एक चीज बता दूं, 1837 में जब मैकॉले ने ड्राफ्ट किया था पहली बार IPC को, उस समय ये ड्राफ्ट का पार्ट था, बट लेटर ऑन इसे ऐड नहीं किया गया था सेडिशन को भारतीय कानून के अंदर। ये 1870 था जब सेक्शन 124A को इंसर्ट किया गया था आपके IPC में, जब जेम्स स्टीफन ने इसके बारे में पहली बार जिक्र किया था।
अब उसके बाद से लेके आज तक इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है। आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात नहीं करता हूँ, इवन पास्ट में भी इसका दुरुपयोग रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना चाहिए कि जो भी आपकी कंट्रीज हैं जैसे यूके, जिसके थ्रू हमारे यहाँ पर ये सेडिशन लॉ आया था, एक्चुअल में वहाँ पर भी इस लॉ का अब कोई वजूद नहीं रहा है। मतलब वहाँ पर भी उनकी लॉ बुक्स में से इसे निकाल दिया गया है। तो क्या भारत को भी इस सेडिशन लॉ को हटाने की ज़रूरत है? अब मेरे को आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिख के बताइए। इसमें जेनरिक मेडिसिन के बारे में बात की गई है। जैसे आप सभी ने एस्प्रिन के बारे में सुना होगा, मे बी आपने ना भी सुना हो। एस्प्रिन एक आपकी ओरिजिनल दवाई है जिसका पेटेंट हो रखा था। जब इसका पेटेंट खत्म हुआ तो हमने देखा कि इसके सेम सॉल्ट्स को यूज़ करके एक दवाई बनाई गई डिस्प्रिन। अब ये जो डिस्प्रिन है सेम उसी तरह की कॉपी है, मतलब सेम डोज है, सेम कॉम्पोजिशन है, सेम बेनिफिट है, क्वालिटी भी सेम है, इवन साइड इफेक्ट जो होंगे वो भी सेम है। तो यहाँ पर जिनके भी दवाइयों के पेटेंट एक्सपायर होते हैं उन दवाइयों की कॉपी बनाई जाती है और उन्हें ओरिजिनल मेकर से अलग हट कर बेचा जाता है सस्ते दरों पे। अब इसी को कहा जाता है जेनरिक मेडिसिन और इसके लिए भारत एक सबसे बड़ा हब है। ऑल्दो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, इसके लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं जो कि हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अभी रिसेंटली डीजी हेल्थ ने ये ऑर्डर दिया है सभी डॉक्टर्स को, खासकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, कि वो जेनरिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें। इसके लिए इन्होंने 2 क्वालिटी टेस्ट भी कहे हैं। देखिए, एक बायो इक्विवेलेंट होते हैं, जैसे किस तेजी से आपकी दवाई ब्लड के अंदर डिजॉल्व होती है। जितना तेजी से आपकी दवाई ब्लड के अंदर डिजॉल्व होगी उतनी ही ये ज़्यादा इफेक्टिव होगी और इसी को कहा जाता है बायो इक्विवेलेंट। इसके अलावा स्टेबिलिटी को भी टेस्ट करना चाहिए। देखिए, सप्लाई चेन एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जहाँ पर जिस फैक्ट्री से आपकी दवाई बन के आई है, इससे कस्टमर तक दवाई पहुंचने में बहुत सी हीट ह्यूमिडिटी से होके निकलना पड़ता है इसे, और यहाँ पर भी दवाई खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि क्वालिटी टेस्ट को हमें इंश्योर करना होगा। अगर कोई दवाई फेल करती है तो आप देखेंगे वो या तो डिकम्पोज हो जाएगी, या तो वो पाउडर की फॉर्म में टूट जाएगी, या वो डीकलराइज हो जाएगी जिसका रंग ही बदल जाएगा पूरी तरह से। तो इन सभी केसेस में उस दवाई का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अभी रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, मतलब एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा। अब यहाँ पर सबसे टॉप रैंक मिला है आईआईटी मद्रास को। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का, फिर आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर। ये सभी आपके टॉप 5 इंस्टीट्यूशन में आते हैं। इसके अलावा लिस्ट बहुत लंबी है, आप चाहो तो देख सकते हो। अब यहाँ पर इन पैरामीटर्स को भी याद रखना, हो सकता है यूपीएससी आपको इसके बारे में पूछ ले। वेरियस इंडेक्सेस के जो मानक होते हैं या आप ये कह सकते हैं पैरामीटर्स होते हैं, उनके बारे में यूपीएससी अक्सर पूछता है। तो टीचिंग एक है, लर्निंग एंड रिसोर्सेज आपके एक है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। परसेप्शन किसका? स्टूडेंट्स का टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन। इन सभी के बेसिस पे एक इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे रैंक किया जाता है। ये आर्टिकल हमारा डील करेगा मनरेगा से, जिसका पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट आया था आपका 2005 में। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट गारंटी प्रोग्राम है जहां पर वर्क को इंश्योर किया जाता है। ये भारत के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये एक तरह का आपका डिमांड ड्रिवन प्रोजेक्ट है, जहां पर मान लीजिए एक एरिया में ड्रॉट आता है तो लोग काम की डिमांड करते हैं। अगर सरकार 15 दिन के अंदर इन्हें काम नहीं प्रोवाइड की जाती है तो इन्हें अलाउंस मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या बेरोजगारी भत्ता भी जिसे कहा जाता है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में ध्यान दिया जाता है कि 1/3 जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो महिलाओं को प्रोवाइड की जाए। यहाँ पर हम ये भी इंश्योर करते हैं कि हम 100 दिन के रोजगार को इंश्योर कर सके अडल्ट मेंबर्स को एक फैमिली के, और ये जो काम रहेगा वो अनस्किल्ड मैनुअल लेबर्स में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है हमें, कोई स्कूल की, पंचायत की, तो उसमें यहाँ पर लेबर की पार्टिसिपेशन में ये पार्ट लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर मिनिमम वेजेस को इंश्योर किया जाता है, दैट इज अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इसके अलावा एडिशनली आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो काम है वो ग्राम सभा रिकमेंड करती है और ग्राम सभा ही इसको चेक करती है। मतलब यहाँ पर जो ऑडिटिंग है वो ग्राम सभा के द्वारा की जाती है इसकी। अब बात की जाए इस आर्टिकल के कंटेक्स्ट की, तो आपको याद रखना है कि वेस्ट बंगाल में काफ़ी टाइम से मनरेगा स्कीम के अंडर वेजेस को पे नहीं किया गया है, तो जिस वजह से कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और सेंटर से एक क्वेश्चन पूछा है कि इनको आप वेजेस क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कोर्ट में अभी केस चल रहा है, देखते हैं इसका क्या वर्डिक्ट आता है। बट अभी के लिए हमारे को ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी था। अब इस स्कीम को लाने के पीछे हम मोटिव समझ लेते हैं जो हमारे को मेंस में थोड़ा हेल्प कर सकता है। देखिए, आपको ये समझना होगा कि भारत के अंदर ज़्यादातर जो किसान हैं वो मानसून डिपेंडेंट है, और इसमें भी हमारे जो मेजॉरिटी किसान हैं वो स्मॉल लैंड के ऊपर वर्क करते हैं। मतलब आपको ये कहूँगा मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास 1-2 हेक्टेयर से ज़्यादा की खेती बाड़ी नहीं है,
और ये सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को परफॉर्म करते हैं। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या रहता है कि जहां पर आप सिर्फ अपनी फैमिली के गुजर बसर के लिए ही कुछ अनाज उगा रहे हैं। तो जब ड्रॉट वगैरह आता है या आपका एक्सट्रीम क्लाइमेट आते हैं तो इसकी वजह से इन सभी परिवारों की इनकम के ऊपर असर पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये डिमांड ड्रिवन आपकी एक स्कीम है, जहाँ पर जिसके पास रोजगार ना हो तो वो गवर्नमेंट से कह सकता है कि भाई आप मुझे 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कीजिए। अगर गवर्नमेंट 15 दिन के अंदर काम नहीं प्रोवाइड कर पाती है तो उस केस में यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। तो आई होप आपको ये कंटेक्स्ट समझ में आया हो। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे मैनुअल स्क्विंजर्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं। भारत में पहले क्या होता था कि ड्राई लैट्रिन्स कंस्ट्रक्ट होती थी। अब जब मशीन से इतनी नहीं होती थी तो जैसे गटर की सफाई वगैरह या सीवरेज की सफाई करने में भी हम कुछ लोगों को उतारते थे। अब ऐसा नहीं है कि ये काम किसी को भी दे दिया जाता था। जैसे जो अनटचेबल होते थे ना सोसाइटी में, पहले उनको ये काम दिया जाता था। अब ये एक तरह की ऐसी प्रैक्टिस है जिसकी वजह से ना केवल ह्यूमन हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, बल्कि यहाँ पर आप ये समझिए कि इसे करते हुए कई बारी तो लोगों की जान तक चली जाती थी। क्योंकि जैसे गटर है, सीवरेज है, इसमें बहुत ज़्यादा मीथेन प्रोड्यूस होती थी। अब कोई इंसान अगर इसे साफ करने नीचे जाता है तो यहाँ पर उसकी डेथ तक हो जाती थी। तो हेल्थ के ऊपर इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो थे ही, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह से आप किसी इंसान को ह्यूमन एक्सक्रीटा के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भेज रहे हैं तो उसकी बॉडी बहुत से केमिकल सब्सटेंस के साथ कॉन्टैक्ट में आ रही है और इसका नेगेटिव इंपैक्ट हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर पर्टिकुलरली कुछ कास्ट को टारगेट किया जाता था। ये जैसे मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि अनटचेबल से ही ये करवाया जाता था, तो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी इससे बढ़ती थी सोसाइटी में। साथ ही साथ इनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता था। जैसे आपने एंशिएंट सोसाइटी के बारे में सुना होगा ना कि यहाँ पर कुछ लोगों की परछाई को भी, जो ऊंची जाति के लोग थे, वो अपने ऊपर गिरने से अपने आप को अशुद्ध मानते थे। तो ये वो उन्हीं कैटेगरी में आते थे लोग। तो इनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी होता था और एक तरह से ये प्रैक्टिसेस डीह्यूमनाइज भी है, क्योंकि एक इंसान को दूसरे इंसान का एक्सक्रीटा साफ करने के लिए भेजना ये अपने आप में ही ह्यूमन के ऊपर एक शोषण है। अब इसको यहाँ पर बैन कर दिया गया था भारत के अंदर, दैट इज मैनुअल स्क्विंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 के अंदर। अब किसी भी तरह की ड्राई लैट्रिन, गटर्स और सीवरेज में आप इंसान को उतार के उसकी सफाई नहीं करवा सकते हैं। अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें यह बताया गया कि 766 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें से हमने 508 के अंदर मैनुअल स्क्विंजिंग को बंद कर दिया है। मतलब वहां पर अब मैनुअल स्क्विंजिंग परफॉर्म नहीं होती है। अब जैसे इनके बारे में बात की है हमने, तो एक बात और याद रखें आप, 1993 में आपका एक कमीशन बना था, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। अब इनको जिम्मेवारी ये दी गई थी कि भाई जो रिहैबिलिटेशन का वर्क है इनका, वो आप देखेंगे। इनिशियली ये एक आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी थी अंडर नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993। अब ये जो एक्ट है ये लैप्स कर गया था आपका 2004 में। तो इसके बाद से ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन प्रॉफिट बॉडी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर वर्क करती है। इनका काम अभी भी यही है कि गवर्नमेंट की जो वेरियस स्कीम है, जैसे नमस्कार मिशन है या आपकी वेरियस अदर स्कीम्स है जिसके अंडर गवर्नमेंट इन्हें डायरेक्ट 40,000 तक रुपए देती है, उनके अंडर किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, किस तरह से इनका रिहैबिलिटेशन वर्क चल रहा है, इनके ऊपर ये फोकस करते हैं। अभी रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट को NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक नोटिस इशू किया है, क्योंकि मिड डे मील खा के लगभग 150 बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। तो यहाँ पर आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन राइट्स को। इसको बनाया गया है आपके प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंडर। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ह्यूमन राइट्स के लिए ये वॉचडॉग है इंडिया में, और इसकी फॉर्मेशन हुई थी पेरिस प्रिंसिपल के तहत, और उन्हीं को अप्लाई करने की बात करता है भारत के अंदर। इसके मेंबर्स की बात की जाए तो टोटल आपके 13 मेंबर्स रहते हैं, जहां पर एक चेयरपर्सन, 5 फुल टाइम मेंबर्स और 7 आपके डीम्ड मेंबर्स। जो आपके चेयरपर्सन रहते हैं वो हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के कोई जज होंगे। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, जो 2015 में आई थी। बेसिकली हुआ क्या है, झारखंड में इसका मिसयूज किया गया, लोगों के गलत आधार कार्ड को दिखाकर इस स्कीम से पैसे लिए गए। ये एक तरह की आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर नॉर्मल सिटीज या स्टेट में आपका 75% रहता है और स्टेट गवर्नमेंट का 25% रहता है। हिली एरिया में ये चेंज हो जाता है 90:10 की रेशियो में। अब यहाँ इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? देखिए, भारत के अंदर ब्रिटिशर्स के टाइम से ही या उससे पहले की भी बात करें तो इरिगेशन सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो हम चाहते थे कि भाई आज़ादी के बाद जितनी भी आपकी स्कीम्स आई हैं उन सभी को कन्वर्ज करके एक जगह पर इन्वेस्टमेंट लेके आ सके इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, ताकि हम एक्सपैंड कर सके कल्टिवेबल एरिया को और हर खेत में पानी को पहुंचा सकें।
इससे हम वाटर की एफिशिएंसी को इंप्रूव करेंगे, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी क्रॉप की इंक्रीज होगी और लैंड की भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इसमें हमारा फोकस रहने वाला है प्रिसीजन इरिगेशन के ऊपर। देखिए, हम हर ड्रॉप को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर प्रमोट किया जाता है आपके ड्रिप इरिगेशन को। तो बेसिकली ये ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए पूरी आपकी व्यवस्था क्रिएट की गई थी, और अभी इसमें धांधलेबाजी देखने को मिली है। तो मीन्स में आप इसे जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हैं, जहां पर आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले टॉपिक आ जाते हैं। वैसे ओवरऑल प्रीलिम्स में तो आपको इस योजना के बारे में ही पूछ सकते हैं। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कैग और एआई के बारे में। देखिए, कैग ने अभी ये कहा कि अभी आने वाले समय में जो भी आपके ऑडिट्स वगैरह अकाउंट होने हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अडॉप्ट कर सकें या अडेप्ट कर सकें आपकी एआई टेक्निक्स को, क्योंकि ऑडिटिंग में आने वाले समय में इसका इस्तेमाल होने वाला है। ऐसा कैग जो है आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन्होंने सेकंड सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन समिट में कहा है। अब इसमें 2 थीम थी आपकी। एक तो ब्लू इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन था। ब्लू इकोनॉमी मतलब दैट इज रिलेटेड टू मरीन लाइफ, या आप ये कह सकते हैं एक्वेटिक लाइफ से जो आपकी रिलेटेड हो। यहाँ इसके बारे में यूपीएससी ने 2020 या 21 में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। आई सपोज 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लू इकोनॉमी। देन यहाँ दूसरी चीज रिस्पॉन्सिबल एआई के बारे में बात है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? ये एक इस तरह की साइंस है जहां पर हम मशीन्स को इतना इंटेलिजेंट बना दें कि वो इंसानों की तरह सोचने लगे। जैसे आपने रोबोट फिल्म देखी होगी, तो वहां पे वो जो चिट्टी होता है वो आपका क्या है, एक तरह का एआई ही है। इसके अलावा आप घर में इसके छोटे वर्जन्स को यूज करते हो, डाटा सीरी, एलेक्सा, ओके गूगल, ये इन सभी तरह की चीजों को। अब इसके एप्लीकेशंस बहुत उम्दा तरीके के, जैसे फाइनेंस में अभी ऑडिट में इसका इस्तेमाल करे जाने की बात हो रही है। इसी तरह से फाइनेंस मार्केट के अंदर भी, फाइनेंस मार्केट मतलब जो आपके शेयर्स वगैरह हैं, उसमें भी किसी तरह के फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, या बैंकिंग सिस्टम में किसी भी तरह के फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन में सुपर बग्स के बारे में हमने कुछ देर पहले ही आर्टिकल कवर किया था, तो सुपर बग्स में मेडिसिन की खोज में ये हेल्प कर सकता है। मिलिट्री में अभी जैसे आप आर्मी के बीच में लड़ाइयाँ देखते हो, अब जैसे ड्रोन ऑपरेट करना है, इसके लिए यूज़ किया जा सकता है आपके इस तरह के एआई को, या सर्वेलेंस के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को देखने समझने के लिए। जैसे आपने देखा होगा स्मार्ट सिटीज़ में बहुत ज़्यादा कैमरेज वगैरह लग गए हैं, तो इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा आप सर्वेलेंस कंडक्ट करना चाहते हैं, बट मैनुअली वो पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में आपका एआई हेल्प कर सकता है। ड्रोन अटैक में हेल्प कर सकता है। इंटरटेनमेंट, जैसे आपने कोई वीडियो बनानी हो, कोई इमेज बनानी हो, उसमें हेल्प कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में कौन सी क्रॉप किस तरह से आपकी बेनिफिशियल रहेगी उसमें, या जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो उस चीज़ को भी रिप्लेस करने में आपका एआई हेल्प कर सकता है। तो एआई के यूजेस बहुत हैं, और जनरली आप देखेंगे टेक्नोलॉजी के यूजेस और एप्लीकेशन के ऊपर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इसमें देख के इस चीज़ को जज कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जहां पर हम बात करेंगे कैग के बारे में। कैग आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसके बारे में आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक मेंशन्ड है। अब यहाँ एक आर्टिकल है 279, इसमें नेट प्रोसीड की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि भाई अगर किसी टैक्स को आप एप्लीकेबल करते हैं, कोई टैक्स लगाते हैं, तो इसमें नेट प्रोसीड की जो स्टेटमेंट दी जाती है, दैट इज गिवन बाय द कैग। मतलब नेट प्रोसीड क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने एक टैक्स लगाया, इस टैक्स का नाम है काउ टैक्स, मान लीजिए हाइपोथेटिकल। अब इस काउ टैक्स को मैंने लगाने में 100 रुपये का ये टैक्स लगाया, बट इसे कलेक्ट करने में मेरे 98 रुपीज़ लग रहे हैं, तो इस टैक्स को कलेक्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ इस तरह की जो जजमेंट होती है कि किसी टैक्स को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये नेट प्रोसीड से डिसाइड होता है, और ये किसके पास अथॉरिटी है? आपके कैग के पास। इसके अलावा कैग को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। अब यहाँ आपको याद रखना है कि कोई भी मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर कैग को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। इनके रिमूवल का प्रोसेस जो है, अपॉइंटमेंट तो ऑल दो प्रेसिडेंट कर रहे हैं, रिमूव भी प्रेसिडेंट करते हैं, बट जो प्रोसेस है वो सेम है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रहता है। इनका टेन्योर या तो 65 साल या 6 साल, इन दोनों में से जो भी पहले कवर हो जाता है उसके अकॉर्डिंगली ये पर्सन रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद ये किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कोई भी ऑफिस होल्ड करने के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब पोस्ट रिटायरमेंट इन्हें किसी भी तरह की नौकरी नहीं मिल सकती है किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। ये हेड करते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट को, एंड ये फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैं आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी के, जो कि पार्लियामेंट में इंश्योर करती है लेजिस्लेटिव की अकाउंटेबिलिटी को इन द फाइनेंशियल स्फीयर। नाउ इस आर्टिकल में इतना ही है, लेट्स कंसिडर दिस नेक्स्ट आर्टिकल। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कोविन ऐप के डाटा लीक के बारे में। देखिए, आप सभी को पता होगा आर्टिकल 21 के अंडर आप सभी को राइट टू प्रिवेसी है,
बट क्योंकि इंडिया में कोई लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क नहीं है, मतलब कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है जिसके बेसिस पे इस राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके, आपके इस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके, तो इसकी वजह से बहुत बारी हमारे को प्रॉब्लम होती है। अब ऐसी एक प्रॉब्लम आई है कोविन ऐप में, जहां पर आपने जब कोविड के इंजेक्शन लिए थे उसका डाटा आपका स्टोर था, ये डाटा लीक हो गया। तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यहां पर कुछ ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। आपके कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके बारे में कुछ खुल के बता नहीं रहा है, तो लोगों को इस बारे में काफ़ी चिंता हो रही थी। तो कुछ आपके एक्सपर्ट कहते हैं कि भाई इसमें थोड़ी और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। अब यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अंडर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के आती है। ये नोडल एजेंसी है किसी भी तरह की साइबर थ्रेट से डील करने के लिए। ये एजेंसी आपकी कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है और डिसमिनेट करती है इंफॉर्मेशन अबाउट साइबर इंसिडेंट। आगे फ्यूचर में किस तरह के आपके साइबर इंसिडेंट्स किन सेक्टर्स में हो सकते हैं, इसको प्रिडिक्ट भी करती है। अब यहाँ इस एजेंसी ने तो कुछ नहीं कहा, बट मिनिस्ट्री ने ये कहा कि भाई ये जो आपका डाटा ब्रीच हुआ है, पहली चीज़ तो ये पोर्टल से नहीं हुआ है कोविन के। यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आई है, ये बैकएंड डाटाबेस को चुराया गया है एक टेलीग्राम बोर्ड के द्वारा। अब ये हुआ कैसे कि जो आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनमें से किसी के डाटा, मतलब जो मोबाइल फ़ोन है वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा, डिवाइस प्रोटेक्टेड नहीं होगा, और वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ब्रीच हुई है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सभी का डाटा लीक नहीं हुआ है। हो सकता है कुछ सिलेक्टिव आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके फ़ोन्स को टारगेट किया हो टेलीग्राम ऐप के थ्रू और वहाँ से डाटा लीक हुआ है। बट अभी भी ये जो आपकी एजेंसी है, दैट इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसका कोई जवाब नहीं आया है इस मैटर पे। इस एजेंसी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अभी रिसेंटली लॉ कमीशन ने लोगों को कहा है कि भाई जो भी आपके इनपुट्स हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, वो आप हमें दे सकते हैं। अब इसके लिए वेबसाइट पे इसे पब्लिश किया गया है कि आप अपने कमेंट्स यहाँ पे दीजिए। अब सबसे पहले हमें समझना होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। देखिए, आपको पता होगा कि जो आपके कोड्स हैं ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक होते हैं आपके क्रिमिनल कोड्स, जैसे किसी ने किसी का मर्डर किया है तो मर्डर केस क्रिमिनल एक्ट में आता है। किडनैपिंग जैसे, ये भी आपका इसी पार्ट में आ जाता है। अब ऐसे ही कुछ सिविल केसेस होते हैं, जैसे मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, ऐसे ही बहुत से केसेस हैं। अब इन केसेस में क्या होता है कि आपके मुस्लिम बोर्ड्स के जो लॉ हैं वो एप्लीकेबल होता है मुस्लिम्स के लिए। कई बार कुछ केसेस में, जैसे क्रिश्चियंस में भी ये एप्लीकेबल होते हैं क्रिश्चियंस के लिए अलग से। लेकिन हमारा जब संविधान बना था तो उसमें डीपीएसपीस को ऐड किया गया था, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें आर्टिकल 44 के अंडर ये कहा गया था कि जो स्टेट है, यानी कि भारतीय सरकार, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने सभी सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाए जो कि पूरी टेरिटरी में भारत की एप्लीकेबल रहे। अभी तक इकलौती गोवा ऐसी स्टेट है जहां पर आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल है। वो भी आपके पुर्तगीज जो थे, जो पहले उस समय गोवा पे रूल किया करते थे, उन्होंने इसे वहां पर एप्लीकेबल बनाया था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत से केसेस हुए, उनमें से कुछ नोटेबल केसेस हैं आपके, जैसे साबानो केस 1985 में। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि भारत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम एप्लीकेबल बनाएं। सरला मुदगल केस में भी 1995 में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को दोहराया था। और अभी रिसेंटली 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम इसी तरह की एक जजमेंट दी थी। अभी अगर बात की जाए, लॉ कमीशन ने अपनी 2018 की रिपोर्ट में भी रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉज इसके बारे में पब्लिश की थी। आइए अब एक एक करके पॉजिटिव और नेगेटिव भी जान लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करने के। देखिए, सबसे पहले इससे सेकुलरिज्म प्रमोट होगा। देखिए, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, जहां पर सभी धर्म, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, सिख हो, वो सभी धर्म आपके कानून के सामने, यानी लॉ बुक के सामने एक समान हो, यानी किसी को भी कोई स्पेशल प्रेफरेंस ना मिली हो। तो ऐसे केसेस में आप सेकुलरिज्म को देखते हैं। अब अगर हमें सेकुलरिज्म को अडॉप्ट करना है ट्रू एसेंस में, तो इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर हमें जेंडर जस्टिस को प्रमोट करना है, वुमेन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है और वनरेबल सेक्शन को प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करना होगा। अब जैसे मैं आपको कहूं कि वुमेन एक आपके वनरेबल सेक्शन में आती है, तो ये बात गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें, ना तो इन्हें पॉलिटिकल इतनी फ्रीडम है, ना इकोनॉमिक इतनी फ्रीडम है, और ना ही सोशल इतनी फ्रीडम है, तो जिसके कारण ये वनरेबल सेक्शन में आती हैं। अब अगर ये वनरेबल सेक्शन में आती हैं तो हमारी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मोरली कि हम इनके उत्थान के लिए कोई काम करें। इसके अलावा बात की जाए ट्रिपल तलाक जैसी प्रथाओं की, या प्रथा या कोई भी ऐसी आपकी प्रथा होती है जो वुमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट है, तो हमें उन्हें रोकना चाहिए। हमें यहाँ पर वुमेन्स के लिए एक समान अधिकार के लिए बात करनी चाहिए। तो वुमेन के कहीं ना कहीं उत्थान के लिए आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करना चाहिए।
इसके अलावा जेंडर जस्टिस, यानी जहां पर आप कमजोर वर्ग के लिए कुछ बेटर करते हैं, यानी इक्विटी को प्रमोट करते हैं, हमें उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। हमारे जो लॉ बॉडी है वो काफी सिंप्लीफाई हो जाएंगी। इससे जो आप देखते हैं सिविल केसेस बहुत लंबे समय तक खिंचते हैं, वो काफी सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो यहां पर इसके लिए भी हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करना चाहिए, लेकिन इसे अप्लाई करने में कुछ चैलेंजेस भी हैं हमारे सामने। जैसे पहले हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए। आप सभी को पता होगा रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। इसके पीछे कारण क्या था? आपने देखा होगा ब्रिटिशर्स ने हमारे धर्म के साथ यानी रिलीजन के साथ छेड़छाड़ की थी, जैसे सती प्रथा को खत्म करना, आर्मी के अंदर जैसे आप कास्ट बेस या अपने धर्म के या रिलीजियस सिंबल्स को नहीं फॉलो कर सकते, जैसे सिखों को कहा गया था कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते, हिंदुओं को कहा गया था कि आप तिलक नहीं लगा सकते, मुस्लिम्स को टोपी पहनने से मना किया गया था। इसके अलावा जैसे ये खबर दी जाती थी कई बार कि आटे के अंदर बीफ मिला दिया गया है, मतलब भैंस का हड्डियों का चूरा और गाय की हड्डियों का चूरा या पिग की हड्डियों का चूरा, यानी पॉर्क को इसमें मिक्स कर दिया है, तो जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ था। यानी जब भी आप किसी रिलीजियस बॉडी को पोक करते हैं, उसमें जबरदस्ती चेंज लाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आपको रिवोल्ट देखने को मिलती है। तो यहां पर हमें हिस्ट्री से ही सीखना चाहिए। इसके अलावा कम्युनल पॉलिटिक्स भी एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए। अब इसके लिए भी आप एग्जांपल ले सकते हैं मुस्लिम लीग का। देखिए, मुस्लिम लीग ने अपना पूरा करियर जो है या अपनी पूरी पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से बनाई थी, सिर्फ कम्युनल हेट्रेड को फैला के। अब अगर कम्युनल हेट्रेड को उन्होंने फैलाया, इसकी वजह से पूरे देश को नुकसान हुआ, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान जैसे देश का फॉर्मेशन हुआ, और इसी कारण से आज भी भारत जैसा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। तो यहां आप समझिए कि भाई ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, ये लोग स्टार्टिंग में तो अपने करियर को चमकाने के लिए करते हैं इसे, लेकिन बाद में वो खुद इसके आप ये कह सकते हैं ग्राहक बन जाते हैं। एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं इसके लिए। आपने सैयद अहमद खान के बारे में सुना होगा। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर इन मुस्लिम कम्युनिटी, बट इन द एंड मुस्लिम्स को एजुकेशन में लाने के लिए उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया, और कब कांग्रेस का विरोध करते करते वो एंटी हिंदू बन गए, उन्हें खुद को भी नहीं पता लगा, और बाद में वो इस चीज को बदल भी नहीं पाए। तो कई बार ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स भी हैं हमारे सामने। जैसे आप सभी को पता होगा, हमारे संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ये रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, और ये मौलिक अधिकार है, यानी आपके बेसिक फंडामेंटल राइट है। अब इसके साथ छेड़छाड़ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू विच हमें यूसीसी को अप्लाई करना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स भी है हमारे सामने। आप कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि भाई ये जरूरी नहीं है कि यूसीसी के लिए आप इसको पुश करें सभी कम्युनिटी के ऊपर। अब इसके लिए आप अवेयरनेस कैंपेन रन कर सकते हैं, जिसमें जागरूकता आए सभी कम्युनिटीज में, और वो खुद चाहें कि ये इस तरह के प्रावधान उनकी कम्युनिटी में भी एप्लीकेबल हों। अगर ऐसी अवेयरनेस जनरेट की जा सकती है, तो इससे कम्युनल टेंशन जैसी चीजें कम होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हेबियस कॉर्पस। अभी कोई मिनिस्टर की वाइफ ने पिटीशन डाली है। अभी हम फिलहाल के लिए ये समझते हैं कि हेबियस कॉर्पस है क्या। देखिए, मान लीजिए किसी पर्सन को किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने, जैसे कि मैंने, अरेस्ट कर लिया हो या अपने पास पकड़ के रखा हो, या किसी पब्लिक अथॉरिटी ने, जैसे पुलिस होगी, ईडी होगी या कोई भी होगी, उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, तो उस पर्सन को रिलीज करने के लिए ये आपकी हेबियस कॉर्पस रिट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आपका इशू करता है अंडर आर्टिकल 32, वेयर एज हाई कोर्ट इसे इशू करता है अंडर आर्टिकल 226। इसके अलावा 4 और रिट्स होती हैं आपकी। वन इज मैंडेमस, जहां पर आप पब्लिक अथॉरिटी को उसकी ड्यूटी करने के लिए डायरेक्ट करते हैं, जैसे इसमें कोई भी पब्लिक बॉडी हो सकती है, कॉर्पोरेशन हो सकता है, ट्रिब्यूनल हो सकता है, इंफीरियर कोर्ट हो सकता है, या गवर्नमेंट भी हो सकती है। तीसरी आपकी रिट है, दैट इज क्यू वारंटो। अब देखिए, क्यू वारंटो में क्या होता है कि भाई मान लीजिए एक पब्लिक ऑफिस है, इस ऑफिस में अनएथिकली मैं आके बैठ गया हूं, मतलब मैंने इस ऑफिस की सीट पे कब्जा कर लिया, मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं था, तो उस ऑफिस को विकेट करने के लिए यहां पर क्यू वारंटो रिट इशू करता है आपका कोर्ट। ये जनरली आपके जुडिशरी, क्वासी जुडिशरी बॉडी और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के खिलाफ ये रिट इशू की जा सकती है। इसके अलावा प्रोहिबिशन, जहां पर एक लोअर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट या आपके हाई कोर्ट ये कहते हैं कि ये आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है केस, इसे आप ना लीजिए, तो ये जनरली आपकी जुडिशरी या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ ही आपकी रिट इशू हो सकती है। इसके अलावा स्टैट्यूटरी के बारे में बात की जाए तो ये रिट इशू की जाती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जब वो कोई पेंडिंग केस आपके लोअर कोर्ट से अपनी तरफ ट्रांसफर करना चाहता है। ये जनरली किसी स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक ऑफिस के खिलाफ रिट इशू हो सकती है।
तो इस आर्टिकल में इन्हीं 5 रेट्स के बारे में आपको जानना था। वैसे आर्टिकल में कुछ ज़्यादा खास नहीं था। अभी रिसेंटली हाई कोर्ट की वर्डिक्ट आई है कि आर्टिकल 21 के अंडर अ पर्सन कैन चेंज हिज और हर नेम। देखिए यहाँ आप एक बात समझिए, एक पर्सन से आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था आपसे 2019-20 में। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया था सेम उसी तर्ज पे आपसे इस बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपके 3 मेजर आर्टिकल इन्वॉल्व हैं। एक तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए जो कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। दूसरा आपका आर्टिकल 21 जो कि आपको राइट टू लाइफ देता है, और आर्टिकल 14 जो कि आपको राइट टू इक्वालिटी देता है। देखिए बात की जाए राइट टू लाइफ की, तो कहीं ना कहीं आप डिग्निटी के साथ जी सके ये आपके राइट टू लाइफ का पार्ट है। और इसमें कास्टिज्म को हटाने की भी बात की जाती है। मतलब एक पर्सन हो सकता है अपनी कास्ट के कारण ढंग से ना रह पाता हो, उसको डिग्निटी उसकी हर्ट होती हो, तो यहाँ पर अपना सरनेम चेंज करके वो अपनी किसी पर्टिकुलर कास्ट से आइडेंटिटी को चेंज करना चाहता है, तो ही एंड शी कैन डू दिस। बिकॉज जब भी हम किसी के नाम या सरनेम के बारे में जानते हैं तो हम उसके साथ एक प्रेजुडिस जोड़ देते हैं। मतलब हमारी एक दकियानुसी सोच उसके साथ जुड़ जाती है। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए अगर कोई पर्सन अपने नाम के साथ कुछ बदलाव करना चाहता है तो वो कर सकता है। ऐसा कहा जाता है इन तीनों आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट के द्वारा। अब थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। देखिए मान लीजिए एक पर्सन है राजू। अब मैं राजू की लाइफ को या उसकी आप ये कह सकते हैं पर्सनल लिबर्टी को हर्ट नहीं कर सकता हूं या उसे डिप्राइव नहीं कर सकता हूं इन चीज़ों के लिए, अगर कोई आपका प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए राजू ने किसी का मर्डर किया है तो हमारे लॉ में ऐसे प्रावधान है कि इसे जेल में डाला जा सकता है। बट मान लीजिए अगर राजू निर्दोष है तो मैं बिना किसी कसूर के उसे जेल में नहीं डाल सकता हूं। ये उसकी लाइफ और लिबर्टी के अगेंस्ट है। इसका मतलब ये है कि राजू की पर्सनल लिबर्टी और लाइफ पे हम तभी अटैक कर सकते हैं अगर कोई प्रोसीजर उसके अकॉर्डिंगली वहां पर एस्टैब्लिश किया गया हो। मतलब कोई आपका लॉ एग्जिस्ट करता हो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान हो या कोई रूल एंड रेगुलेशन हो, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। अब यहां एक और चीज कही जाती है। देखिए राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप जानवरों की तरह जीते रहें या आप सिर्फ जी रहे हैं। यहां पर इसका मतलब यह है कि ह्यूमन डिग्निटी के साथ रह सके। मतलब एक मीनिंगफुल लाइफ, एक कंप्लीट लाइफ, या आप ये कह सकते हो कि एक ऐसी जिंदगी जिसकी कोई वर्थ हो, ऐसी जिंदगी जीने का उसे अधिकार है। अब बात की जाए आर्टिकल 21 की, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बोल रहे हैं सिर्फ यही इसमें इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये है कि आप अपने व्यू, ओपिनियन, बिलीफ या आपका जो कन्विक्शंस है आप उसे किसी भी वर्ड फॉर्मेट में, राइटिंग में, प्रिंटिंग में या पिक्चर फॉर्म में या किसी भी मैनर में आप डाल सकते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहें, मतलब किसी बात का अगर आपने जवाब देना है तो वो भी एक एक्सप्रेशन है, अगर आपने जवाब नहीं देना है तो वो भी आपका एक्सप्रेशन है। तो सभी चीजें इसमें कवर होती हैं आर्टिकल 19 के अंडर। अब अगर आर्टिकल 19 की बात की जाए तो यहां पर यह कहा जाता है कि भी किसी भी पर्सन को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब आप देखिए कानून की नजरों में सभी बराबर हैं, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, कानून की नजरों में वो सभी एक बराबर होने चाहिए। मतलब आप किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। एंड यह कहा जाता है कि भाई देयर इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसका कहने का तात्पर्य यह है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। मतलब आप ये समझ के चलें कि भाई यहां सर्कमस्टांस के बेसिस पे थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा मैं कि मान लीजिए एक पर्सन है जिसने सेल्फ डिफेंस में किसी को मारा, तो इस पर्सन के लिए सजा का प्रावधान अलग हो सकता है। वेयर एज एक पर्सन ने कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है तो उस केस में सजा का प्रावधान अलग हो सकता है। तो यहां पर दोनों सिचुएशंस अलग हैं, तो लॉ अलग अलग मायने देख सकता है यहां पे। मतलब यहां ये नहीं देखा जाता कि भाई मर्डर किया है दोनों ने, यहां पर उन सिचुएशंस को भी देखा जाता है। तो यहां इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब यह है कि अगर कोई सर्कमस्टांस ऐसे एग्जिस्ट करता है जिसमें किसी ने क्राइम कोई कंडक्ट किया है तो वो सर्कमस्टांसेस को भी हम नजर में रखते हैं। तो यहां वैसे तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसके तहत आप नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको इस आर्टिकल में समझना था। अब मेजर क्रक्स इसका यही है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इमरजेंसी के बारे में। देखिए कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपने मुझे बताना था इमरजेंसी के बारे में कुछ प्रावधान।
एक पर्सन है केशव, मैं उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। इसलिए इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि वो हर वीडियो पे जो भी मैं काम देता हूँ वो करता है। बाकी बहुत कम बच्चे हैं, और भी एक दो हैं जिन्होंने इसका जवाब दिया है, बट बहुत कम बच्चे हैं जो जवाब देते हैं कमेंट बॉक्स में। जितने ज़्यादा आप जवाब दोगे उतना ही मेरे को भी अच्छा लगेगा, थोड़ा मेरे को भी मोटिवेटेड फील होता है। बट चलो, जितने भी जवाब आए मैं उतनों में भी खुश हूँ। कुछ तो लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ मैं आपको कह रहा हूँ कि नेशनल इमरजेंसी जो है ये दो तरह की होती है। पहली होती है आपकी एक्सटर्नल इमरजेंसी। अब एक्सटर्नल इमरजेंसी दो चीज़ों की वजह से होती है। एक, आप देखते हैं कि भारत किसी के साथ युद्ध में है, देश के साथ, जैसे 1962 में चाइना वॉर थी हमारी। वैसे इसे मैं वॉर की कैटेगरी में नहीं डालता हूँ, एक्सटर्नल अग्रेशन की कैटेगरी में फिर भी डाल देता हूँ। बट जो 1971 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था, जब बांग्लादेश बना था, वो आपकी वॉर के बेसिस पे कहीं ना कहीं इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। ऑल्दो ये दोनों ही इमरजेंसी आपकी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से थी, ये आपको याद रखना है। मतलब वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन, मतलब ये दोनों ऐसे सिचुएशन है जहां पर आप एक्सटर्नल इमरजेंसी को लगाते हैं। अब इसके साथ साथ आर्म्ड रिबिलियन आपका एक वर्ड आता है जिसके तहत इंटरनल इमरजेंसी लग सकती है। जैसे मान लीजिए अभी मणिपुर में आप ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में वायलेंस चल रहा है। अब इसे ठीक करने के लिए मान लीजिए वहां पर इमरजेंसी लागू की जाती है, तो ये आर्म्ड रिबिलियन की कैटेगरी में आएगी, क्योंकि लोगों के पास वहां पर हथियार भी हैं। तो ये इंटरनल इमरजेंसी का पार्ट है। ऑल्दो ये वर्ड आर्म्ड रिबिलियन पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हटा के आर्म्ड रिबिलियन वर्ड को लेके आए थे। देखिए, इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड था इसको मिसयूज किया गया था 1975 की आपकी इमरजेंसी के दौरान। इसी वजह से इसे रिप्लेस कर दिया गया आर्म्ड रिबिलियन से। अब जब भी प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि इस तरह के इवेंट अभी हो सकते हैं, मतलब ये मान के चलें कि अभी हुए नहीं है, भविष्य में हो सकते हैं, तो उन केसेस में भी आर्टिकल 352 के तहत भारत के कंप्लीट एरिया पे या किसी पार्ट पे आप इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, यानी नेशनल इमरजेंसी लागू हो सकती है। बट यहां कुछ शर्तें हैं। देखिए, पहले तो आपको ये याद रखना है कि इसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब आपके 2/3 वोट्स आपको चाहिए इस इमरजेंसी को लागू करने के लिए। और ये सिर्फ लोकसभा में नहीं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही चाहिए। अब मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व है आपकी, अभी वर्किंग में नहीं है, मतलब जनरल इलेक्शन होने थे, बट बीच में हमारा पाकिस्तान के साथ मान लीजिए युद्ध हो गया, तो उस समय जो आपकी राज्यसभा है वो इसको अप्रूवल दे दे। अब जब भी आपकी लोकसभा वापस से रिगठन होती है, मतलब वापस से बनती है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर यहां पर लोकसभा से आपको अप्रूवल लेना होगा। अब यहां एक बात आपको याद रखनी है। देखिए, प्रेसिडेंट रूल में आपके 2 मंथ का पीरियड रहता है जहां पे आपको पावर दी जाती है कि आप सिंपल मेजॉरिटी से प्रेसिडेंट रूल को पास करवा सकते हैं। बट यहां इसे घटाकर 1 मंथ कर दिया गया है। मतलब आपको याद रखना है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको स्वीकृति चाहिए दोनों हाउसेस से, अदरवाइज नेशनल इमरजेंसी आपकी लागू नहीं हो सकती। इसे प्रोक्लेम या इसे डिक्लेयर कौन करते हैं? आपके प्रेसिडेंट। ये 6 महीने तक लागू रहती है। उसके बाद आपको हर बारी स्पेशल मेजॉरिटी से इसे पास करवाना होगा दोनों हाउसेस से। और ये कितनी ही बार कर सकते हैं। जैसे प्रेसिडेंट रूल में आप 3 साल तक ही कर सकते हैं। 3 साल के बाद क्या होगा कि आपको इलेक्शन कमीशन की स्वीकृति लेनी होगी, उनसे परमिशन लेनी होगी कि भाई यहां अभी इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो सकते। उन्हीं बेसिस पे यहां पर आपके जो प्रेसिडेंट रूल है वो एक्सटेंड हो सकता है। बट यहां नेशनल इमरजेंसी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगर इसे रिवोक करना हो तो कौन कर सकता है? तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास भी है, और सिंपल मेजॉरिटी, नॉट द स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी से आपकी लोकसभा अगर पास करती है इसे, तो मतलब प्रस्ताव को, तो वहां उस समय भी आपकी जो नेशनल इमरजेंसी है वो खत्म हो जाएगी। अब इसके इम्पैक्ट क्या है? देखिए, जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव हैं उनको एक्ट करना होगा एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंटर के एग्जीक्यूटिव के अकॉर्डिंगली उन्हें वर्क करना होगा। अगर पार्लियामेंट की बात की जाए तो पार्लियामेंट के पास यहां पर लेजिस्लेटिव पावर आ जाती है स्टेट लिस्ट के ऊपर। ऑल्दो जैसे ही आपकी इमरजेंसी खत्म हुई, विद इन 6 मंथ आप ये देखेंगे जो भी कानून बनाए गए थे वो खारिज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अब तीसरी चीज यहां पे आती है फाइनेंशियल स्फेयर पे क्या असर पड़ेगा। तो फाइनेंशियल स्फेयर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके सेंटर और स्टेट के बीच में पैसों की, उन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। यहां पर पार्लियामेंट के टेन्योर को हम 1 साल तक एक्सीड कर सकते हैं, मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर मान लीजिए फिर से एक्सटेंड करना होगा तो फिर से 1 साल के लिए कर सकते हो आप। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 साल के लिए कर सकते हैं,
जब तक आपकी नेशनल इमरजेंसी चलती रहेगी तब तक पार्लियामेंट का टेन्योर एक्सटेंड किया जा सकता है। अब यहाँ इन केस अगर आज इमरजेंसी खत्म होती है तो विद इन 6 मंथ आपका जो पार्लियामेंट का जो री इलेक्शन अगर होने थे तो उन्हें कंडक्ट किया जाएगा। अब यहाँ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या असर पड़ता है इसका? देखिए, अगर आपकी जो नेशनल इमरजेंसी है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से लगाई गई है तो उसी समय आपका आर्टिकल 19 जो है वो बंद हो जाएगा। मतलब जो आपकी फ्रीडम्स दी हुई हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कहीं भी भारत के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं, आप एसोसिएशन बना सकते हैं, तो वो सभी चीज़ें आपकी खारिज हो सकती हैं। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है आपके आर्टिकल 358 के अंडर। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होता है, इंटरनल इमरजेंसी के केस में ये लागू नहीं होता है। अब दूसरी बात यहाँ पर आपको जो याद रखनी है, ये भी जो प्रावधान है कि भाई एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में आर्टिकल 19 आपका वैलिड नहीं होगा, तो ये भी आपका प्रावधान 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ ही आया था 1978 में। इसके अलावा आर्टिकल 359 के अंडर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के आपके प्रावधान है अंडर आर्टिकल 32, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि आर्टिकल 21 के अलावा आपके सभी तरह के जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑलमोस्ट सस्पेंडेड ही रहते हैं। बट इन केस में आपको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स की ज़रूरत होती है। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही समझना था। आई होप मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाया हूं। अभी रिसेंटली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक नोटिस भेजा है। नोटिस भेजने के पीछे रीजन ये है कि यहां पर 11 वर्कर्स का शोषण हो रहा था, यानी उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही थी। अब बंधुआ मजदूरी यानी बॉन्डेड लेबर होता क्या है? देखिए, जब भी कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कम आमदनी दे, यानी जो मिनिमम वेजेस हैं उनको फॉलो ना कर रहा हो, या मार्केट वेजेस हैं उनको फॉलो ना कर रहा हो, या बिल्कुल भी वेजेस ना दे, इसे कहा जाता है आपकी बॉन्डेड लेबर। अब इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आपने विस्टी के बारे में सुना होगा, या आपने बेगारी सिस्टम के बारे में सुना होगा, जहां पर साहूकार जबरदस्ती कुछ लोगों से काम कराता था जो उसके पैसे वापस नहीं लौटा पाते थे। तो ये सभी चीजें आपकी बॉन्डेड लेबर की कैटेगरी में ही आती हैं। 1976 में एक एक्ट के जरिए इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। ऑल्दो जो हमारा संविधान है इसमें भी आर्टिकल 23 में अबॉलिश करने की बात की गई है बॉन्डेड लेबर को। अब इसके लिए जो 1976 में एक्ट आया था, इसका नाम है बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976, जो कि पूरे भारत में इंप्लीमेंट होता है और इसे स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। अब इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है आपकी विजिलेंस कमेटी। ये विजिलेंस कमेटी एडवाइस करती है आपकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो कि इस एक्ट को एक्चुअल में इंप्लीमेंट करते हैं। ये विजिलेंस कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉर्म की जाती है। अब बॉन्डेड लेबर्स को सपोर्ट करने के लिए हमने एक स्कीम भी निकाली थी 2016 में, जिसका नाम है स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर। इसमें हर पर्सन जिसको रेस्क्यू करा जाएगा बॉन्डेड लेबर के चुंगल से, तो उसे 3 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा और इवन उसको लाइवलीहुड में भी सपोर्ट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। अब क्या रीजन है जिसकी वजह से अभी भी भारत के अंदर आपको बॉन्डेड लेबर देखने को मिलती है? पहली चीज तो लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। जैसे आप रूरल एरियाज में जाएंगे, ऑल्दो ये अर्बन एरियाज में भी चीजें परेशानियां देखने को मिलती हैं, बट अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगे तो लोगों को इसके बारे में ज्यादा जागरूकता नहीं है। हिस्टोरिकली ये इंडियन जो आपकी इकोनॉमिक सिस्टम था उसका पार्ट था। जब अंग्रेज यहां रहा करते थे तो उस समय भी भारत में ये आपका देखने को मिलता था। तो इस वजह से लोग इसके बारे में अभी इतना ज्यादा अवेयर है नहीं। अब जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, वहां पर आपको मेजरली अर्बन एरियाज में ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ कन्विक्शन रेट भी बहुत कम है, जिसकी वजह से लोगों को यह विश्वास नहीं होता कि सरकार वाकई में उनकी मदद कर पाएगी। इसके अलावा सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत कम है, जिसके कारण इसका इंप्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ज्यादातर आपको बॉन्डेड लेबर की जो मार्केट है वो देखने को मिलती है, जैसे स्टोन इंडस्ट्रीज में, कोल माइनिंग में, एग्रीकल्चर लेबर में, डोमेस्टिक सर्विट्यूड्स में, या सर्कस में, या सेक्सुअल स्लेवरीज में। अब देखिए, हमारे ऊपर कई ऑब्लिगेशंस हैं। जैसे अगर बात की जाए इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन की, तो यहां पर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 8 को याद रख सकते हैं, जहां पर हमें यह कहा गया कि हमें एंड करना होगा फोर्स्ड लेबर को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को और चाइल्ड लेबर को भारत के अंदर से। इसके अलावा हमने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का अबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 1957 को भी साइन किया, जो कि आपका कन्वेंशन नंबर 105 कहलाता है। अभी रिसेंटली ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स भी रिलीज किया गया था।
मतलब रिसेंटली तो नहीं कहूंगा, 2018 में रिलीज किया गया था। इसमें भारत का रैंक इंप्रूव हुआ था एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, जो इससे पहले आपका एडिशन रिलीज हुआ था। भारत के संविधान में भी अलग अलग प्रोविजंस में इसके बारे में बात की गई है। जैसे आर्टिकल 21 ऑल्दो बात करता है राइट टू लाइफ की, लेकिन ये असल में बात करता है डिग्निफाइड लाइफ की, जहां पर महज एक जानवर की तरह जिंदगी व्यतीत करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम कैसे एक डिग्निफाइड लाइफ को जिए, और इसके लिए बंधुआ मजदूरी को खत्म करना बहुत जरूरी है। साथ के साथ संविधान के आर्टिकल 23 को भी आप याद रखना, जहां पर प्रोहिबिट किया जाता है फोर्स्ड लेबर को। आर्टिकल 24 की बात की जाए तो ये प्रोहिबिट करता है कि आप किसी भी छोटे बच्चे को, यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को हजार्डियस फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं। लास्ट में आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 39 के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है, डीपीएसपीस का ये प्रावधान है, तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई है कि आप सिक्योर करेंगे गुड हेल्थ एंड स्ट्रेंथ फॉर द वर्कर्स। तो इन टोटल इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात कर लेते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, जो कि 1993 में आपकी एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बनी थी। इसमें अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि रिकमेंड की जाती है आपके प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, स्पीकर जो कि आपके लोकसभा के रहेंगे, डिप्टी स्पीकर जो राज्यसभा के रहेंगे, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही। यहां पर इसको चेयर करते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज। इनका टेन्योर 3 साल का या 70 साल, दोनों में से जो भी पहले खत्म हो वहां तक रहेगा। और यहां पेरिस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। इस बॉडी को बनाने का मकसद भी यही था कि हमारे जो पेरिस प्रिंसिपल है उसको हम इंडिया में इंप्लीमेंट कर सकें। अगर किसी पर्सन को इस ऑर्गेनाइजेशन से हटाना हो तो उसके लिए 2 आपके कारण दिए गए हैं, दैट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। ये 2 कारण है जिसके बेसिस पे किसी पर्सन को यहां पर हटाया जा सकता है। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जिसका मतलब ये होता है कि एक लॉ जब सभी कम्युनिटी के ऊपर एप्लीकेबल हो, चाहे वो रिलीजियस कम्युनिटी हो या किसी कल्चरल कम्युनिटी में कोई पार्टिसिपेट कर रहा हो। मीन्स आप चाहे ट्राइबल पॉपुलेशन को देखते हो, चाहे आपके नॉर्मल जो पॉपुलेशन देखने को मिलते हैं अर्बन एरियाज में जो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, उन सब के ऊपर एक तरह का कानून जब एप्लीकेबल होता है फॉर मैरिजेस, डिवोर्स और अडॉप्शन वगैरह के लिए, तो इसे कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर भारतीय संविधान की बात की जाए, इसके आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई है। यहां यह कहा जाता है कि भाई स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने सभी सिटीजन्स के लिए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रोवाइड करे। अब इसके लिए कोशिश करने के लिए यहां पर कहा गया है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स भी इस बात से अवगत थे कि भारत में एक रूल होना चाहिए। अब सवाल यहां पे यह आता है कि इन्होंने उस समय इसको अप्लाई क्यों नहीं किया। देखिए, इसके पीछे 2 रीजंस थे। पहला, जो पार्टीशन हुआ था उस समय बहुत दंगे हुए थे, तो इस वजह से हम उन जख्मों को फिर से कुरेदना नहीं चाहते थे। दूसरी बात, जो मुस्लिम मेंबर्स थे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उन्होंने भी इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज की थी, तो इस वजह से हमने इसे उस समय इंप्लीमेंट नहीं किया। अब इसका बेनिफिट क्या है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो आप वनरेबल सेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, जैसे जिसमें सभी महिलाओं को इससे बहुत फायदा होगा। जैसे आपको पता होगा ट्रिपल तलाक और ऐसी कई प्रथाएं हैं जिसकी वजह से महिलाओं का शोषण होता है, तो यहां उसको रोकने में हेल्पफुल हो सकता है। दूसरी चीज, अलग अलग धर्म के अलग अलग लॉ होने की वजह से लॉ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है हमारे यहाँ, उसे सिंप्लीफाई करने के लिए भी ये हमारी मदद करेगा। अगर जेंडर जस्टिस की बात की जाए या राइट टू इक्वालिटी की बात की जाए, अगर उसे हमें इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर बात की जाए ट्रू सेक्युलरिज्म को अटेन करने के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रू सेक्युलरिज्म का मतलब होता है जहां पर कानून की नज़रों में सभी एक समान है, एक बराबर है। तो यहां पर किसी को फेवर करने की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम ये कह रहे हैं कि कहीं भी कोई फेवरेटिज्म हो रहा है तो उसे रोका जाए यहां पे। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी अलग अलग जजमेंट में, चाहे सरला मुदगल के केस की बात की जाए, जॉन वेलेथन के केस की बात की जाए, साहब बानो के केस की बात की जाए, इन सभी में ये कहा है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए परस्यू करना चाहिए। हालांकि 21वें लॉ कमीशन ने कहा था कि अभी डिजायरेबल नहीं है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करना, क्योंकि इसकी वजह से कुछ चैलेंजेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि पहली चैलेंज तो हमारे सामने यही है कि आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक जहां पर बहुत से राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं मिनॉरिटी को, तो ये उन प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाता है। दूसरी चीज, इससे भारत के अंदर कम्युनल पॉलिटिक्स बढ़ेगी, और अगर कम्युनल पॉलिटिक्स बढ़ती है तो इससे सोशल टेंशन भी बढ़ेगी।
तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे सेडिशन लॉ के बारे में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में लॉ कमीशन के जो चेयरमैन है उन्होंने ये कहा कि भारत की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सेडिशन लॉ को रिटेन करके रखना पड़ेगा। अब सेडिशन लॉ की बात की जाए तो 17वीं सदी में ये इंग्लैंड में अप्लाई किया गया था। इंग्लैंड में जब इसे अप्लाई किया गया था तो इसका जो कारण था अप्लाई करने का वो ये था कि किसी भी तरह के बैड इंटेंशन से कोई गवर्नमेंट के खिलाफ ओपिनियन बिल्ड करता हो तो उसे रोका जाए। हालांकि आज की डेट में इंग्लैंड में ये आपको लॉ देखने को नहीं मिलता है। अब भारत में ये कब आया था तो इसके लिए आप याद रखना सर थॉमस मैक्लॉय को या लॉर्ड मैक्लॉय को। ये आपके फर्स्ट आप ये कह सकते लॉ कमिश्नर रहे थे 1833 के आसपास। 1835 में ऑल्दो इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। तो 1837 में जब इन्होंने ड्राफ्ट किया था आईपीसी को तो उस समय इन्होंने इसको आईपीसी का पार्ट बनाया था सेडिशन लॉ को। बट 1860 में जब आपकी आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड आया था तो उस समय ये पार्ट नहीं बन पाया क्योंकि इसे ड्राफ्ट के बाद हटा दिया गया था। 1870 में एक बार फिर से आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड को अपग्रेड किया गया, या आप ये कह सकते कि इसमें इंसर्ट किया गया सेक्शन 124A, और जो आज की डेट में सेडिशन लॉ के नाम से जाना जाता है। इसको इंसर्ट करने का श्रेय जाता है सर जेम्स स्टेफन को। अब भारत के अंदर ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसके अंदर 3 साल की प्रिजन होती है। साथ के साथ जो पर्सन एक बार जेल चला गया सेडिशन के कारण तो उसे किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है और उसे ताउम्र बिना पासपोर्ट के रहना पड़ेगा भारत के अंदर। अब जो आपका आईपीसी 124A है ये सेक्शन डिफाइन करता है सेडिशन को कि अगर कोई पर्सन मान लीजिए वर्बली, चाहे वो आप बोल के कुछ कह रहे हो या ओरली कुछ कह रहे हो, किसी भी तरह से अब वर्ड्स की फॉर्म में गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ हेटेड या कंटेम्प्ट या किसी तरह से लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, जो कि आपके लॉ द्वारा एस्टैब्लिश गवर्नमेंट है, तो यहां पर इसे आप सेडिशन की कैटेगरी में डालते हैं। अब देखिए यहां पर सिर्फ बोलना नहीं, महज बोलने के अलावा किसी साइन या विजुअल रिप्रेजेंटेशन का भी आप यूज कर रहे हैं या किसी भी तरह से आप गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे सेडिशन की कैटेगरी में डाला जाता है। अभी हाल फिलहाल में लॉ कमीशन की एक रिकमेंडेशन आई थी सेडिशन लॉ पे, जहां पर इन्होंने लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट यहां पर देने के लिए कहा है सेडिशन के केसेस में। अब यहां बार बार हम लॉ कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो लॉ कमीशन के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब यहां आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन के थ्रू ये आपकी जो बॉडी है ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। पहली जो बॉडी ऐसी बनी थी वो 1834 के आसपास बनी थी, जिसको चेयर किया था आपके लॉर्ड मैकॉले ने, जो कि फर्स्ट लॉ कमिश्नर रहे थे। 1955 में भारत ने आज़ादी के बाद पहले लॉ कमीशन को गठन किया था, जिसका टेन्योर रहा था 3 साल। मतलब अभी की बात की जाए तो इसका टेन्योर 3 साल रहता है और ये एडवाइजरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को एडवाइज करती है। इसमें 5 परमानेंट मेंबर है, जिसमें से 4 आपके फुल टाइम मेंबर नॉर्मली रहते हैं और 1 आपके चेयरमैन रहेंगे, जो कि या तो रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी हैं, जो कि आपके सेक्रेटरी हैं लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के। साथ के साथ 5 आपके पार्ट टाइम मेंबर रहते हैं इसमें आपको, यानी इन टोटल याद रखें कि 10 मेंबर्स बॉडी है ये। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जाना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे गवर्नर्स की पावर के बारे में अंडर आर्टिकल 163 एंड 164। देखिए इन दोनों आर्टिकल्स को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है इस आर्टिकल के कंटेक्स्ट को समझने के लिए। तो सबसे पहले इन दोनों आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 163 में ये कहा जाता है कि भाई जो गवर्नर हैं ये आपके वर्क करेंगे एड एंड एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द सीएम। मतलब इन्हें कोई भी काम करना है तो उसके लिए इन्हें एडवाइस करते हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि हेड करते हैं आपके चीफ मिनिस्टर। अब यहां आपको एक चीज समझनी है कि गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिप्शन भी है। तो इसी के 163 के क्लॉज 2 में यह कहा जाता है कि भाई जो डिस्क्रिप्शन है गवर्नर की, अगर ऐसा मैटर अराइज होता है कि क्या डिस्क्रिप्शन रहेगी गवर्नर की, तो ये खुद गवर्नर ही डिसाइड करेंगे। तो यहां पर गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी है, इसके बारे में बताया गया है। अब अगला इसका क्लॉज आता है आर्टिकल 163 क्लॉज 3, जिसमें यह कहा जाता है कि भाई जो एडवाइस दी गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा गवर्नर को, ये किसी भी कोर्ट में पूछी नहीं जा सकती है। मतलब इसके ऊपर आप ये चैलेंज नहीं कर सकते कि आप हमें बताइए कि क्या सलाह दी गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा आपके गवर्नर को। तो ये आपका आर्टिकल 163 है। अब इसके बाद आर्टिकल 164 भी हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसके क्लॉज 1 में यह कहा जाता है कि भाई जो चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं आपके गवर्नर।
अब यहां पर इनके पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन रहती है कि मान लीजिए हंग असेंबली है तो किसको अपॉइंट करना चाहते हैं, वो सिचुएशनल डिस्क्रिशन उनके पास है। लेकिन एक बार अगर आपके चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर देते हैं तो चीफ मिनिस्टर की सलाह पे बाकी आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वो अपॉइंट करते हैं। ऑल्दो यहाँ ये कहा जाता है कि ये जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं ये तभी तक ऑफिस में रह पाते हैं जब तक गवर्नर की इच्छा हो, मतलब गवर्नर की इच्छा के अकॉर्डिंगली ही ऑफिस से निकाले या रखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ इसके लिए सलाह दी जाती है आपके चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो यहाँ एक चीज आपको समझना होगा कि अभी रिसेंटली तमिलनाडु के गवर्नर ने डिसमिस कर दिया एक मिनिस्टर को करप्शन के केसेस के कारण। अब यहां इनके पास ये पावर नहीं थी। आर्टिकल 164 डायरेक्टली ये कहता है कि ये जो आपके गवर्नर हैं ये मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर की सलाह पे। और आर्टिकल 163 भी यही कहता है कि जो गवर्नर हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर इनकी सलाह पे काम करेंगे। तो यहां पर इन दोनों आर्टिकल के तहत जो डिसीजन लिया गया है गवर्नर के द्वारा वो गलत था। अब देखिए इसमें एक वेगनेस भी है। आर्टिकल 164 में ये कहा गया है कि जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो तभी तक ऑफिस में रहेंगे जब तक गवर्नर चाहें तो। अब यहां इसके लिए ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेरियस वर्डिक्ट में ये कहा है कि गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन पे एक्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कुछ एक मैटर में ही वो अपने डिस्क्रिप्शन पे एक्ट कर सकते हैं, बाकी सभी केसेस में उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन के अकॉर्डिंगली ही वर्क करना होगा। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट की वेरियस जजमेंट के अकॉर्डिंगली भी जो गवर्नर का डिसीजन था वो गलत था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। देखिए अभी रिसेंटली इन्होंने असम के लिए एक अपना ड्राफ्ट रिलीज किया है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम इसे भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले डीलिमिटेशन कमीशन को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए डीलिमिटेशन इसका मतलब ही क्या है, आप लिमिट लगा रहे हैं किसी चीज पे। तो यहां पर आप ये समझिए कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बाउंड्री फिक्स करते हैं, या आप ये कह सकते हैं लिमिट फिक्स करते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो एरिया होते हैं जहां पर वोटिंग की जाती है। हम इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लिमिट को विद इन द कंट्री डिसाइड करते हैं थ्रू डीलिमिटेशन कमीशन। और ये डिसाइड करने के लिए मेजर फैक्टर रहता है आपका पॉपुलेशन। मतलब जैसे जैसे किसी एरिया की पॉपुलेशन चेंज होती जाएगी तो पॉपुलेशन चेंज होने के अकॉर्डिंगली यहां पर इसको रीड्रॉ किया जा सकता है। अब जो भी ये आपका डीलिमिटेशन कमीशन ऑर्डर देता है वो फाइनल है और किसी भी कोर्ट में इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब बात की जाए इनकी कॉम्पोजिशन और अपॉइंटमेंट के बारे में, तो इन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और इसके लिए इनके साथ काम करते हैं इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पर रिटायर्ड जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो हमेशा इसे चेयर करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं और रिस्पेक्टिव स्टेट के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी यहाँ पर होंगे। तो मतलब इन टोटल ये 3 पर्सन आपके डीलिमिटेशन कमीशन में रहते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 के अंडर डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात की गई है, जिसमें आर्टिकल 82 में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट इनेक्ट करती है डीलिमिटेशन एक्ट हर सेंसस के बाद। और आर्टिकल 170 में ये कहा गया है कि जो स्टेट है इसे डिवाइड किया जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अकॉर्डिंगली डीलिमिटेशन एक्ट के अंडर, जो आपके सेंसस हुए हैं रिसेंट सेंसस उनके अकॉर्डिंगली। अगर बात की जाए भारत में पहला डीलिमिटेशन कमीशन कब आया, तो आपको याद रखना है कि 1952 में पहला डीलिमिटेशन कमीशन आया था, उसके बाद 1963 में, 1973 में, 2002 में। ऑल्दो यहाँ आपके अलग अलग एक्ट्स इसके अकॉर्डिंगली आए हैं, जैसे डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952, 1963, 1973 एंड 2002। यहाँ आपको एक बात याद रखनी है, 1981 के सेंसस के बाद और 1991 के सेंसस के बाद कभी भी डीलिमिटेशन कमीशन को नहीं बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर इशू क्या है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इस ड्राफ्ट के अंदर 24 असेंबली सीट्स को रीशेप किया गया है और रीनेम किया गया है। इसमें कुछ जो सीट्स हैं वो रिजर्व कर दी गई है एसटी कम्युनिटी के लिए और कुछ सीट्स आपकी एससी कम्युनिटी के लिए। जैसे एग्जांपल देना चाहूँगा, पहले जो एसटी कम्युनिटी के लिए सीट रिजर्व थी वो 16 थी, अब इन्हें बढ़ाकर 19 कर दिया गया है। और इससे पहले आपकी एससी कम्युनिटी के लिए 8 सीट रिजर्व थी, जिसे बढ़ाकर अब 9 कर दिया गया, जिसकी वजह से कुछ सेगमेंट में नाराजगी है। अब यहां नाराजगी किस तरह से है मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे आपका सिलचर वाला जो एरिया था वो रिजर्व था एससी कैंडिडेट के लिए, अब उसकी जगह पर करीमगंज वाला एरिया को आपने रिजर्व कर दिया है। तो इस वजह से थोड़ी नाराजगी है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में। कुछ एथनिक ग्रुप जैसे अहोम ये इसलिए डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि पहले यहां पर ईस्टर्न असम में इनको अच्छी खासी सीट्स मिलती थी, बट अब ये सीट इंक्रीज कर दी गई है वेस्टर्न असम में।
तो इनके लिए पॉलिटिकली वो थोड़ा मिसमैचिंग हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि सेक्शन 8A के अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के हम सिर्फ और सिर्फ रीओरिएंटेशन कर रहे हैं सीट्स की, मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट्स को यहाँ पर चेंज नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि जम्मू कश्मीर में हम 2011 के सेंसस को यूज कर रहे हैं, वेयर एज असम में हम 2001 के। तो इस वजह से भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा नाराज हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी मानना है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने कहीं ना कहीं मुस्लिम मेजॉरिटी के एरियाज को स्कैटर्ड कर दिए, जिसकी वजह से आने वाले इलेक्शन पे असर पड़ सकता है। तो इस वजह से भी कुछ मुस्लिम लीडर्स यहाँ पर नाराज देखने को मिल रहे हैं। लास्ट में आपको ये याद रखना है, बोडोलैंड टेरिटरी रीजन्स में लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि इनको पहले 16 सीट्स मिली हुई थी, अब ये बढ़ाकर 19 हो गई है। तो इन टोटल ये पूरा आपका डिस्प्यूट है। आई होप आपको समझ में आया हो। आज की इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।